आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो मुख्य बिंदु होंगे वो होंगे सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता एवं महत्व, और दूसरा पॉइंट इसका होगा सर्व शिक्षा अभियान के कार्य। तीसरा पॉइंट है केंद्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता, यानी किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें सहभागी होते हैं, इसके बारे में भी इसमें बात होगी। तो सर्व शिक्षा अभियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे और कॉपी पेंसिल लेके आप लोग बैठ सकते हैं ताकि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो आप नोट कर सकें। तो प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 यानी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात इसमें करी है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को सार्वभौमिक लक्ष्य को एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 में 16 जनपदों में केंद्र निधानित योजना सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया। तो इसमें 2-3 बातें हैं इन्हीं 2-3 लाइन्स में। कह रहा है कि एक तो प्रारंभिक शिक्षा जो कि कक्षा 1 से 8 तक है, तो उसको क्या करना था, सार्वभौमिक लक्ष्य यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हर बच्चे तक जो है वो शिक्षा पहुंच पाए 1st to 8th तक। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक निर्धारित समय अवधि रखी गई, वो आगे हम देखेंगे। तो उसमें क्या किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो जो क्योंकि हम यूपी एससीईआरटी के अंडर आते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था वर्ष 2001 और 2002 में, तो ये आपको पता होना चाहिए सन कि जो यूपी के अंदर सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया 2001 और 2002 में 16 जनपदों हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 16 जनपदों में ये उस टाइम पे 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया था जब ये स्टार्ट किया था। तो ये जनपद कौन कौन से थे जहां पर ये शुरू किया गया था, तो कानपुर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, सीतापुर, गोरखपुर, बांदा, चित्रकूट, इटावा, औरैया, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, वाराणसी, चंदौली तथा भदोही हैं। ये जो 16 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें पहले शुरू किया गया था 2001-2002 में। फिर इसमें वर्ष 2002-3 से सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा कि फिर ये यूपी के सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स तक ये सर्व शिक्षा अभियान, जैसे इसके नाम से ही पता है कि सर्व शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा के लिए जो ये अभियान चला था, तो 2001-2002 में यूपी में लागू कर दिया गया, पहले 16 डिस्ट्रिक्ट्स में और उसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे धीरे ये प्रसारित होने लगा। तो योजना के सफल परियोजना संचालन समिति में प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद एक काउंसिल गठित कर दी गई यूपी लेवल पर, ताकि वो ये देखने पाए कि किस किस जिले में जो है ये योजना पहुंच चुकी है और अगर किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ये सॉर्ट आउट कर सकें। तो जिले स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया गया, यानी फिर से 2 लाइन को और देख लीजिए, लास्ट 2 लाइन जो ये हैं। तो योजना के सफल परियोजना संचालन समिति में प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद यानी एक परिषद काउंसिल का गठन किया गया, और ये उत्तर प्रदेश के पूरे सभी के लिए शिक्षा परियोजना को देख रही थी ये वाली काउंसिल। और जिले के स्तर पर इन्होंने क्या किया कि जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया गया। तो जिले स्तर पर ये वाला जिला परियोजना परिषद, और वो उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद राज्य स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया गया। फिर सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया जाता है, यानी हम तो सिर्फ यूपी स्टेट का देख रहे हैं, बाकी बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड, जितने भी अपने इंडिया के स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट को अब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इसको सर्व शिक्षा अभियान को चलाने की जिम्मेदारी उठाती है। और देश की 11 लाख बस्तियों के 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। 19 करोड़ बच्चे, तो यानी इस एज ग्रुप के लगभग 20 करोड़ बच्चे जो हैं इस जो ये योजना है इससे पूरे देश में लाभान्वित होते हैं।
तो एक ये डाटा आपके पास है, इससे भी आप देख सकते हैं। अब इसका उद्देश्य, दूसरा पॉइंट था हमारा, इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिए प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबंधकीय और व्यावसायिक क्षमता का निर्माण करना। यानी ये क्या कह रहा है कि व्यापक रूप से एक युद्ध स्तर पर, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ा था कि कितने बड़े स्केल पे उसको उन्होंने चलाया, इसी तरीके से देश में भी व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिए, यानी जो है स्टेबल डेवलपमेंट के लिए प्रदेश और जनपद और उप जनपद यानी ब्लॉक स्तर पर भी प्रबंधकीय, यानी उसका मैनेजमेंट कैसे होगा और उसकी जो व्यावसायिक क्षमता है उसका कैसे निर्माण किया जाएगा, इन सब के उद्देश्यों को लेकर, यानी कोई रफ टफ तरीके से नहीं आपको कुछ भी कर देना है, बल्कि एक प्रबंध, एक आपको एक मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू एक प्रोफेशनली तरीके से आपको ये सारा काम अंजाम देना है ताकि बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। तो इन्होंने क्या रखा था कि 2010 तक, यानी उन्होंने क्या टाइम बाउंड की बात की थी यूपी सरकार ने, तो जब 2001 में शुरू हुआ या 2001-2 की बात कर लें तो ये शिक्षा है कितनी, 8वीं तक की है। तो यानी 2002 से भी अगर आप लगाओगे तो 8 साल बाद कितना सन आ जाएगा, 2010 आ जाएगा। तो यानी इन्होंने कहा कि हम यूपी के अंदर 2010 तक वर्ष 2006 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना को कम किया जाना और छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाना। और इसमें स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए कि अगर कुछ लड़कियां ये अपना एनरोलमेंट करा के स्कूल छोड़ के चली जाती हैं तो इसके लिए भी एक अभियान, उनको चिन्हित करना कि वो कौन सी बालिकाएं हैं और फिर उनको दोबारा से उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उन्हें फिर से स्कूल की तरफ लेकर आना, ये भी एक काम इसका एक उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य ये कह रहा है कि विद्यालय के प्रबंधन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग संबंधी अंतर को कम करना। अब हमने जब RTE एक्ट पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब हमने पढ़ा था तो सन 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि 21A और 51K को जोड़ा गया था। तो 51K को जोड़ने का मतलब यही था कि जो बच्चे के माता पिता हैं या जो उसके संरक्षक हैं वो ये सुनिश्चित करें कि किस तरीके से बच्चों को जो है उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जा सके। हाँ, तो ये वाली बात रखनी जरूरी थी। तो इसमें विद्यालय के प्रबंधन में, यानी जो स्कूल है वो उसके मैनेजमेंट में समाज की सक्रिय भूमिका, तभी तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी बनती है। तो वहाँ के जो प्रधान हैं या जो और भी लोग हैं अच्छे, और तो उन लोगों को जो सक्रिय लोग हैं वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं स्कूल को अच्छा बनाने के लिए, तो इसको सुनिश्चित करना इसको। और सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग संबंधी अंतर, यानी जो लड़कों को ज़्यादा पढ़ाई की तरफ भेजा जाता था और लड़कियों को कम भेजा जाता था, तो ये जो अंतर है इसको भी कम करना, एक ये समाज को जागरूक करने के तौर पे इस चीज़ को पूरा करना था कि माता पिता को ये भी समझाना कि भाई लड़कियों की शिक्षा भी जरूरी है। तो इस तरीके से लिंग संबंधी जो अंतर है उसको कम करना। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लड़कियों का नामांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना, यानी जो लड़कियां हैं उनका नामांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना कि अनट्रेन्ड टीचर्स ना पढ़ाने लगे, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर ये काम हो रहा था। तो आपने देखा कि शिक्षा मित्र वगैरह को भी उन दिनों में अपॉइंट कर लिया गया था जबकि वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते थे। तो फिर इस पर यह भी ध्यान दिया गया कि भाई लड़कियों का नामांकन हो। और जो शिक्षक हैं, अगर महिला, अब देखिए जब महिलाओं को पढ़ाया ही नहीं जा रहा था तो महिला शिक्षक आएंगी कहाँ से, क्योंकि वही लड़कियां जो पढ़ेंगी वही आगे जाके महिला शिक्षक बनेंगी। और जबकि 1986 की पॉलिसी में ये कह दिया था कि कम से कम एक महिला टीचर तो जरूर होनी चाहिए। तो जब इतनी ट्रेन टीचर्स नहीं होंगी तो कैसे फिर अनट्रेन टीचर्स रखी जाएंगी महिला को अगर रखना ही है
तो इस तरीके से इन्होंने दो बातों पे बहुत काम किया कि एक तो लड़कियों का नामांकन हो और दूसरा जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाए और बच्चों के सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाना। ये वाला यानी बच्चों के सीखने के स्तर पे, बच्चों को सीखने में मजा आना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी बातों, ये 3 मुख्य उद्देश्य थे सर्व शिक्षा अभियान को लाने के लिए। तो ये आपने देखा। और इससे संबंधित जो योजनाएं थी वो क्या क्या थी, इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कतिपय विशिष्ट कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। वो कौन कौन से थे? संस्थागत सुधार, यानी सर्व शिक्षा अभियान जब चलाया जा रहा था तो उन्होंने इन बातों पर जरूर ध्यान दिया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षण प्रसारण व्यवस्था की कार्यकुशलता हेतु प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी ये एलिमेंट्री एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो जो संस्थागत सुधार है उसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, शिक्षण प्रसारण, जो ये शिक्षण प्रसारण यानी जो टीचिंग का जो टेलीकास्ट है, जो टीचिंग को प्रसारित करना, अभी हम लोग भी, मैं और आप कैसे बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू बात कर पा रहे हैं। तो अगर ये व्यवस्था ही नहीं दी जाएगी तो किस तरीके से स्टूडेंट और टीचर मिल पाएंगे। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं कि इसकी व्यवस्था की कार्यकुशलता हेतु प्रयास करते हैं, यानी क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए भी ये लोग प्रयास करते हैं, दोनों सरकारें, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो विद्यालयों की संप्राप्ति स्तर के क्या अचीवमेंट स्कूल के लेवल पे चल रहा है, वित्तीय मुद्दे, अगर कहीं कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो उसके भी मुद्दों को ये सुलझाते हैं। और विकेंद्रीकरण, सब कुछ एक ही जगह सेंट्रलाइज ना हो बल्कि SCRT वाले अपने लेवल पे काम करें, डाइट वाले अपने लेवल पे काम करें, ब्लॉक स्तर वाले अपने काम करें। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण कर दिया गया, इसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया ताकि हर जगह तक ये बातें पहुंच सकें। सामुदायिक स्वामित्व यानी समुदाय भी अपने आप को इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करे और क्या करे, पर्यवेक्षण, सुपरविजन करे, मूल्यांकन करे कि जो ये इतने बड़े इसके भाई पैसा लग रहा है, टीचर्स लग रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट लग रहा है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है, शासन प्रशासन लग रहा है, तो अगर उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो बेकार है सारी चीजें करना। तो वो रिजल्ट दे सके तो उसके लिए क्या हो रहा है, सुपरविजन और उसका इवेल्युएशन, आप कितना इंस्पेक्शन भी हो रहा है कि आप इंस्पेक्शन करके देख रहे हैं तो सारा डाटा आता है कि हमने 2010 तक में ये करने की बात करी थी और हमने देखा कि तब भी उसका रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं आया 2001 में करने के बाद भी, तब हमें 2009 में RTE एक्ट लाना पड़ा और 2010 में और इसे कठोरता से इसका पालन करना पड़ा 1 अप्रैल 2010 को, ताकि जो प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन है और भी आगे तक की जो एजुकेशन है उसको अच्छे से ये जो है ये सारी चीज़ें कराई जा सकें। तो आप देख रहे हैं कि 1950 से लेकर और अब तक कुछ ना कुछ नई नई बातें और अभी तक भी हम कि 2020 में हम बैठे हैं, RTE एक्ट लागू हुए भी 2010 से आज हम 2020 में बैठे हैं, यानी 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ, उसके बाद 2010 में RTE एक्ट लागू हुआ। तो आप देखो वो 10 साल और उसके RTE एक्ट के भी 10 साल हो गए। जो है इस तरीके से आप मूल्यांकन करें ताकि ये देख सकें हम कि हम कहाँ पर स्थित हैं और इस एजुकेशन को हम और मुस्तैदी के साथ पूरा कर पाएं। तो बालिका शिक्षा की स्थिति आदि सम्मिलित है, यानी अगर आप इसमें जो सुधार करना चाहते हैं तो संस्थागत रूप में आप कैसे सुधार करेंगे ये आपको देखना है। फिर धारणीय वित्तीय प्रावधान, तो ये कौन कौन से वित्तीय प्रावधान, कौन से फाइनेंशियल जो आपके तरीके हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो कौन कौन से प्रावधान दिए उन्होंने कि सर्व शिक्षा अभियान का आधार प्रारंभिक शिक्षा में नवीन हस्तक्षेपों हेतु सतत वित्तीय प्रावधान
है। ये तो ये एक केंद्र और राज्यों के बीच जो है कि के मध्य एक दीर्घकालीन वित्तीय भागीदारी है, क्योंकि राज्य के अपने और भी जो है जो उनके और भी खर्चे होते होंगे या और भी बातें होती होंगी, तो केंद्र इस पे बराबर नज़र रखे होता है। और अगर केंद्र इसको पूरा करने में कुछ उसको दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार इसमें अपना फंड देकर भी इसकी सहायता करता है। और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि इसमें यूनेस्को और इंटरनेशनल लेवल के जो संस्थान हैं, वो भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए फंड देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर सामुदायिक स्वामित्व क्या होता है? तो यह अभियान प्रभावी विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए विद्यालय के सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। यानी जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि यह अभियान प्रभावी विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए, यानी इसको क्या है कि जब सबके पास थोड़ी थोड़ी बातें पहुँच जाती हैं और हर बंदा अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता है, अगर SM जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, अगर उसमें आप पेरेंट्स को ले रहे हैं तो पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, प्रधान को ले रहे हैं प्रधान अपनी जिम्मेदारी समझेगा, टीचर्स को ले रहे हैं आपको टीचर अपने आप को अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, और जिस दिन मीटिंग होगा उस दिन वो वहाँ पर जो है प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो विकेंद्रीकरण है उसका मतलब है कि हर व्यक्ति को जिम्मेदार बना देना और हर व्यक्ति बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने रोल को फॉलो करे, अपनाते हुए विद्यालय के सामुदायिक स्वामित्व पर यह आधारित है। यानी जो समुदाय है, देखिए एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि विद्यालय किस तरीके से समुदाय पर आश्रित है और समुदाय किस तरीके से विद्यालय पर आश्रित है। तो दोनों ही एक दूसरे को ये जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो विद्यालय को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो समुदाय बिल्कुल खड़ा रहता है कि आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आपको कुछ मैन पावर की ज़रूरत है या आपको कोई मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो पूरा समुदाय खड़ा हो जाता है विद्यालय के साथ। और अगर समुदाय को कोई ज़रूरत है तो विद्यालय अपने रिसोर्सेज को, अपने स्थान को उस समुदाय को यूज़ करने के लिए दे सकता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और जो है इसीलिए यहाँ पर सामुदायिक स्वामित्व की इसको अपना ही एक हिस्सा मानते हुए वो इसमें सहभागिता करें। तो यह सहभागिता महिला समूह, यानी जो उस समुदाय की या उस एरिया की महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कि मातृ शिक्षक संघ भी एक बनाया जाता है कि जितनी भी माताएं हैं जिनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसका सारी महिलाएं इकट्ठी, सारी माताएं इकट्ठी होती हैं और फिर जो है वो अपने शिक्षकों के साथ मिलकर जो भी उन्हें डिसीजन लेना होता है वो लेते हैं। तो जो महिलाओं का समूह है वो ग्राम शिक्षा समिति जो बनती है उसमें ग्राम के लोग के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों के जुड़ने से अधिक मजबूत होती है। देखिए इतने लोग जुड़ गए, महिलाएं जुड़ गई, ग्राम शिक्षा समिति जुड़ गई, ग्राम पंचायत जुड़ गया, पूरा गांव जुड़ गया, तब बताइए आप कैसे कोई स्कूल अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन इसको विजिलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई टालने वाली बात नहीं होगी। जब तक आप ईमानदारी से इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप कितनी चीज़ें बनाते रहिए वो फॉलो नहीं होंगी। अब ये कह रहा है कि संस्थागत क्षमता विकास, कि आप अपने संस्था का किस तरीके से उसकी कैपेसिटी का डेवलपमेंट करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान क्षमता संवर्धन में, कि आप ये अभियान कैसे अच्छा चल सकता है। तो इसके पीछे कौन कौन आ गए, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की यानी पूरे नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संस्थाएं जैसे नीपा मैंने बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च करके, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन करके एक संस्था है जो NCERT के पास में ही है, न्यू दिल्ली में। तो ये नीपा है। फिर NCERT, NCTE, SCERT, CMET हमने कराया था, डाइट, इन सब की विशेष भूमिकाएं हैं ताकि स्कूल को ये और स्ट्रॉन्ग कर सकें।
स्कूल को अगर कोई भी दिक्कत है तो इतनी सारी संस्थाएं उसके सामने हैं, वो किसी से भी पूछ सकता है, और ये संस्थाएं अपने आप भी रिसर्च करती हैं और अपने पब्लिकेशंस निकालती हैं, और कोई भी इनके यहाँ इनोवेशन होते हैं तो वो तुरंत स्कूलों तक, प्रधानाचार्यों तक जो ट्रेनिंग वगैरह होती हैं उसमें ये सारी बातें बता दी जाती हैं कि विशेष भूमिकाओं पर बल देता है। तो ये जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब आपको टिप्स पे पता होने चाहिए कि ये क्या काम करते हैं, कब इस्टेब्लिश हुए, और ये किस तरीके से इनका रोल है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर गुणात्मक सुधार हेतु यानी क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए संदर्भ व्यक्तियों तथा संस्थाओं के सतत अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अगर आप क्वालिटी चाहते हैं तो ये जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, रेफरेंस पर्सन्स हैं, तो और जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका कॉन्टिन्यूअस आपको अगर संस्थाओं को साथ मिलता रहेगा तो जरूर से ये सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। अब ये क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन, यानी पूरा जो मैंने वही कहा कि बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई भी बात छिपी ना हो, और कोई भी घपला ना कोई करे। तो इसके लिए क्या किया कि के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन, यानी समुदाय किस तरीके से इसके मूल्यांकन में, सर्व शिक्षा अभियान के मूल्यांकन में साथ दे सकता है। तो इस अभियान के अंतर्गत समुदाय आधारित मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाया गया है कि समुदाय किस तरीके से मूल्यांकन कर सकता है। तो शैक्षिक सूचना प्रणाली व्यवस्था द्वारा, तो ये एक प्रणाली है जिसमें एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो व्यवस्था द्वारा सूक्ष्म नियोजन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना। अब ये क्या करते हैं कि समुदाय स्तर पर भी ये आंकड़े जो है इस तक सूचना पहुंचा देते हैं। अब समुदाय क्या करेगा, अब इतना जगह जगह छोटे छोटे या तो जो एरियाज हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया में कितने स्टूडेंट्स थे, कितने लड़कियां थी, कितने लड़के थे, कितनों ने शिक्षा ली, कितने ड्रॉप आउट हुए, और अगर ड्रॉप आउट हो भी गई थी तो फिर वो कितने हो गए, कितने टीचर्स हैं, और यहाँ पर जितनी भी बातें हैं, मिड डे मील वगैरह भी जो, या कुछ भी स्कूल से संबंधित जो भी डाटा दे सकते हैं ये लोग, या जो इनसे मांगा जा रहा है वो ये उपलब्ध कराते हैं, तथा हर विद्यालय को समुदाय के साथ सूचनाएं बांटने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो स्कूल अपना पूरा डाटा देता है कि हमारे पास इतने एनरोलमेंट हुआ थे और हमने इतने बच्चों को पढ़ाया, इतने SC ST हैं, इतने गर्ल चाइल्ड हैं, इतना ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, और समुदाय की जो ज़रूरत होती है, समुदाय अपने स्तर पर, ताकि स्कूल जो है वो झूठी सूचनाएं ना दे दे कि हमारे यहाँ तो जी 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो समुदाय है वो कह रहा है कि 500 तो हमारे पूरे समुदाय में बच्चे भी नहीं है। मतलब ये एक छोटी सी बात है। तो इस तरीके से कोई भी फेक जो न्यूज़ है वो ना हो, तो समुदाय से भी सूचनाएं ली जाती हैं और स्कूल से भी सूचनाएं ली जाती हैं। तो जो स्कूल है उसकी जिम्मेदारी है कि आपके पास जो सूचनाएं हैं उन्हें आप जो है सारे समुदाय को भी पहुंचाइए, तभी तो रिपोर्ट पढ़ी जाती है। आपने अपने स्कूल्स के स्कूल के एनुअल फंक्शन में देखा होगा कि आपका प्रिंसिपल जो है वो रिपोर्ट पढ़ता था, स्कूल की रिपोर्ट पिछले साल की, तो क्यों पढ़ता था, और जबकि पूरे सारे पेरेंट्स होते थे, पूरे पेरेंट्स के सामने स्कूल मैनेजमेंट होता था, सारे लोगों के सामने वो अपने स्कूल की रिपोर्ट पढ़ता था कि हमने इस साल ये अचीव किया, या हमसे ये चीज़ें हमसे मिस हो गई, या कुछ भी अच्छी बातें जो हैं वो उनसे शेयर करता है, या बिल्कुल जितने भी उनका प्रोग्रेस होता है, ये जो उनके प्रोस्पेक्टिव आगे भी जो वो करने जा रहे होते हैं उसके बारे में भी वो लोग बताते हैं। तो ये एक दूसरे को अवेयर करना ये भी बहुत जरूरी काम होता है। तो बालिका शिक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, ये अंडरलाइन आप लोग करेंगे कि अनुसूचित जाति की, जनजाति की और अल्पसंख्यक वर्ग तथा विशेष आवश्यकताओं, जो कि स्पेशल नीड वाली बालिकाएं हैं, अगर किसी को फिजिकल दिक्कत है, मेंटली प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया से जोड़ा गया, क्योंकि 2002 में अमेंडमेंट के बाद जो शिक्षा को
बिल्कुल मूल अधिकार में ही जोड़ दिया गया था 21A में। तो इसलिए आप किसी भी रीति से किसी भी बच्चे को दूर नहीं कर सकते एजुकेशन से। इनके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की भूमिका को शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय माना गया है। यानी शिक्षकों की भूमिका को, भाई शिक्षक ही है जो पेरेंट से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षक ही है जो बच्चों से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षक ही है जो पूरे मैनेजमेंट कमेटी से जुड़ा हुआ है, और उसी के थ्रू जो है सारी बातें आगे पहुंचती हैं और एनालिसिस होता है। तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा उनके क्षमता संवर्धन विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, और वो उनको किस तरीके से, तभी उनके लिए समर ट्रेनिंग्स रखी जाती हैं और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखे जाते हैं और उनको इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो टीचर्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग बन सकें। 2007 तक तो प्रारंभिक शिक्षा है ना, यानी प्राथमिक शिक्षा पढ़ लेगा, और फिर 7 के बाद 2008 में 6 में आएगा, 9 में 7 में आएगा और 10 में कक्षा 8 में आ जाएगा। तो यानी 5 साल तो हो गए 2007 तक और 2010 तक हो गए +3, है ना। तो 5+3, तो इस तरीके से इन दो में बांटा गया। पहले आप 2007 में देखोगे कि क्या प्राथमिक शिक्षा सब तक पहुंची, और फिर 2010 में देखोगे कि जो पास होकर बच्चे आए थे क्या उन्होंने छठी में तो नहीं छोड़ दिया, 7th में तो नहीं छोड़ दिया, 8th में तो नहीं छोड़ दिया, या क्या बातें रही होंगी, वो आपको 2010 में रिपोर्ट देनी थी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो कहाँ तक लागू हो पाया उच्च प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में। लेकिन जो भी रिपोर्ट गई होंगी उसके बाद इन सारे जो योजना थी इन सबको RTE एक्ट के अंदर समाहित कर दिया गया। तो इस तरीके से अब RTE एक्ट ही मेन आ जाता है। अब इसका अगर वित्तीय पोषण की अगर आप बात करें तो इन्होंने योजनाएं दे रखी हैं। इसको देख सकते हैं 2012-13 उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना। तो ये एक टेबल है, इसे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, और ये इसके कुछ प्रश्न हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं और कहाँ तक हम सफल हुए, और इस तरीके से आज हमारा ये वाला पॉइंट खत्म होता है।